हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम मौद्रिक नीतियों के बारे में देखेंगे। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए मौद्रिक नीतियां सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पॉइंट टू पॉइंट की जो सीरीज़ है, इसमें तीसरा वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मुद्रास्फीति के बारे में, महंगाई के बारे में देखा था, जिसमें अगर बाजार में मुद्रा का प्रवाह ज़्यादा होने लगे, ज़्यादा पैसा हो जाए लोगों के पास, तो महंगाई बढ़ जाती है। उसी को कंट्रोल करने के लिए, या फिर अगर मुद्रा की तरलता बहुत कम है, महंगाई बिल्कुल नहीं है, तरलता कम है, उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीतियां बनाई जाती हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौद्रिक नीतियां बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आरबीआई की होती है, या फिर किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि मौद्रिक नीतियाँ बनाए और अर्थव्यवस्था को एक सुचारू रूप से चलाए। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। जैसे अभी हमने बात की कि अगर पैसा ज़्यादा है मार्केट में, तो अपनी नीतियों के माध्यम से कुछ उपकरण होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, उसके माध्यम से पैसे को हटा लेना मार्केट से, या फिर पैसा कम है तो किसी माध्यम से, किसी उपकरण के माध्यम से मार्केट में पैसा का फ्लो बढ़ा देना। फिर है दूसरा इसका उद्देश्य आर्थिक समृद्धि प्रबंधन। तो आर्थिक समृद्धि क्या होती है? किसी भी अर्थव्यवस्था में जीडीपी बढ़ना या फिर किसी तरह का जो विकास है सुनिश्चित करना मात्रात्मक रूप से, उसे कहते हैं आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास दूसरी चीज़ है, समृद्धि दूसरी चीज़ है। विकास से मतलब होता है कि किसी गुणात्मक विकास, कोई अगर अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है तो निचले तबके को कितना फ़ायदा हो रहा है, उसे विकास कहेंगे। आर्थिक समृद्धि उसे कहते हैं जहाँ पे हमारी जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात करेंगे घरेलू मुद्रा का अन्य विदेशी मुद्राओं की विनिमय दर का संतुलन। जैसे हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो कितनी है दूसरे मुद्रा के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले अगर एक डॉलर में कितने रुपए आ रहे हैं, इसका विनिमय एक अच्छे सुचारू ढंग से हो, इसके लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं। तो इनमें से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कुछ उद्देश्य दे दिया गया, इनमें से कौन सा जो मौद्रिक नीतियां उनके उद्देश्यों में शामिल है, किस लिए मौद्रिक नीतियां बनाई जाती हैं, ये सभी चीज़ें आ सकती हैं। फिर मौद्रिक नीतियों के उपकरण कौन कौन से हैं, किस तरह से मौद्रिक नीतियां बनती है, क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं। तो पहला एक ट्रेडिशनल जो उपकरण है वो यूज़ होते हैं, जिसे पारंपरिक उपकरण कहते हैं। दूसरा नॉन ट्रेडिशनल, जिसे गैर पारंपरिक कहते हैं। ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो पारंपरिक वाले हैं, ट्रेडिशनल वाले हैं। ट्रेडिशनल अब दो तरह के होते हैं, एक मात्रात्मक, दूसरा गुणात्मक, एक क्वान्टिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। अब ज़्यादा जो इसमें से यूज़ किया जाता है वो मात्रात्मक वाला, सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो मात्रात्मक जो उपकरण है उसे यूज़ किया जाता है। अब पहले ये वाला पढ़ लेंगे, मात्रात्मक वाला। तो आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले मात्रात्मक उपकरण कौन कौन से हैं? तो जहाँ पे संख्या की बात आए, एसएलआर, सीएसआर, सीआरआर और एमएसएफ और बैंक रेट, ये सभी चीज़ें किस में आएंगी? तो ये मात्रात्मक वाले में आएंगी, पारंपरिक के अंतर्गत मात्रात्मक में आएंगी। अब जो मात्रात्मक वाले में पहला उपकरण है वो है सीआरआर, जिसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। बाकी जो अभी हमने देखा ये गैर पारंपरिक वाला, ये सभी चीज़ें भी लास्ट में देख लेंगे, इतना ये यूज़ भी नहीं होती हैं। सीआरआर वो होता है बैंकों का वह हिस्सा जो आरबीआई के पास जमा रहता है, उसे कहते हैं सीआरआर। बैंक जो है अपना कुछ हिस्सा आरबीआई के पास जमा कर देता है और वो मनी जो है पूरा मार्केट से बाहर हो जाती है और वो अर्थव्यवस्था में नहीं रह पाती है। इसीलिए जब सीआरआर का जो रेट बढ़ाया जाता है, आरबीआई जब उसे मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, मार्केट से पैसा हटाना है, तो यही सीआरआर रेट को वो बढ़ा देता है। रेट को बढ़ा देगा तो जो पैसा है, मतलब जो हिस्सा है वो ज़्यादा जमा करना पड़ेगा बैंकों से, तो ज़्यादा पैसा बाहर हो जाएगा मार्केट से। तो यही सीआरआर का कॉन्सेप्ट है मौद्रिक नीति को कंट्रोल करने का। वर्तमान में जो सीआरआर रेट है वो 4% है और इस पे जो पैसा जो बैंक जमा करते हैं आरबीआई के पास सीआरआर के रूप में, उस पे बैंकों को कोई ब्याज भी नहीं मिलता है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। बैंक चाहते हैं कि सीआरआर रेट हमेशा कम रहे। अगर रेट कम रहता है तो लोगों के पास भी ज़्यादा पैसा रहता है, क्योंकि अगर बैंक के पास पैसा रहेगा तो लोगों को ऋण ज़्यादा देंगे। आगे बात करेंगे एसएलआर की, जिसे कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट। वह हिस्सा जो बैंकों के पास स्वयं रखा रहता है, अपना कुछ हिस्सा बैंक जो है वो आरबीआई के पास जमा करते हैं और कुछ हिस्सा अपने पास खुद के पास रख लेते हैं, चाहे वो नगद के रूप में रखें, चाहे सोने के रूप में रखें, या फिर प्रतिभूति के रूप में रखें, जिसे बॉन्ड वगैरह कहते हैं जो सरकार जारी करती है। तो तीनों रूप में रख सकते हैं, ये स्टेटमेंट बन सकता है, नगद के रूप में, सोने के रूप में, या फिर प्रतिभूति के रूप में। वो पैसा भी मार्केट से बाहर हो जाता है, उसको भी यूज़ नहीं कर सकते बैंक ऋण वगैरह देने में, लोन देने में। एसएलआर रेट अभी कितना है? तो 18% है। ये काफ़ी दिन से ये रेट्स चेंज नहीं हुए, इसलिए क्वेश्चन बहुत कम बनेंगे इस पे, मतलब रेट पे क्वेश्चन कम बनेंगे, कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। तो ये है अभी 18%। और जो बैंक हैं वो ज़्यादातर सोचते हैं कि वो नगद के रूप में या सोने के रूप में ना रखें, प्रतिभूति के रूप में रखें, क्योंकि प्रतिभूतियाँ वो होती हैं जो सरकार जारी करती है। इसमें दो तरह की प्रतिभूति होती है, एक होता है बिल, एक होता है बॉन्ड। बिल वो होता है जो सरकार जो है 1 साल के लिए जारी करती है, बॉन्ड वो होता है जो 1 साल के से ज़्यादा के लिए जारी करती है। जब सरकार को पैसों की ज़रूरत होती है तो आरबीआई के पास कुछ प्रतिभूतियाँ दे देती है, आरबीआई उसे बैंकों को बेचती है, तो उसी प्रतिभूतियों के बदले में बैंक जो है उन्हें ब्याज मिलता है, तो प्रतिभूति का ब्याज मिलता है उन्हें, इसीलिए प्रतिभूति के रूप में रखती है।
और ये ब्याज देता कौन है? तो सरकार देती है बैंकों को। इस तरह से दो चीज़ें ये क्लियर हो गई कि CRR रेट और SLR रेट जो है वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मार्केट में पैसा कम होता जाएगा। इसीलिए जो गवर्नमेंट RBI है इसे कंट्रोल में रखती है कि पैसा जो है ये CRR दोनों और SLR रेट बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। पहले ये था कि इसकी एक लिमिट थी कि CRR रेट जो है ये पहला वाला रेट इसे 3% से कम नहीं आना चाहिए, लेकिन अब ऐसा कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिलहाल ये 4% है। और पहले SLR की बात थी कि 25% से कम इसे नहीं आना चाहिए और 40% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये अभी 18% है। अब इसमें भी दोनों में कोई लिमिट नहीं रखी गई। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं? तो वैसे तो हमने देखा कि यहाँ पे CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, ये सभी इसमें कुछ नंबर की बात हो रही है, तो क्लियर है कि ये मात्रात्मक वाला है, क्वांटिटेटिव वाला है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, ऑप्शन में खुले बाजार की क्रियाएं मात्रात्मक में आएगा कि गुणात्मक में, तो ये मात्रात्मक में आएगा। इसमें क्या होता है? तो RBI प्रतिभूतियों को बेचती है और खरीदती है और इसी के माध्यम से ये उपकरण का काम करता है अर्थव्यवस्था को सुनियोजित करने का, मुद्रास्फीति को घटाने बढ़ाने का, या मार्केट से पैसा निकालने का, या फिर इंटर कराने का। RBI जब प्रतिभूतियों को बेचेगी, मतलब सरकार को पैसे की ज़रूरत है तभी RBI प्रतिभूतियों को बेच रही है बैंकों को, तो बैंकों से पैसा मिलेगा सरकार को जब पैसा मिलेगा तो वो मार्केट में जाएगा, पैसा फैलेगा। तो मतलब बेच रही है तो पैसा बढ़ा रही है मार्केट में, उसका फ्लो ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर ज़्यादा फ्लो बढ़ेगा तो मतलब महंगाई धीरे धीरे बढ़ेगी। अब अगर RBI प्रतिभूतियों को खरीदती है तो बैंकों से खरीदती है, मतलब पैसे को खींच रही है RBI। तो अगर वापस से फिर से खरीद ले बैंकों से RBI, तब मतलब पैसे को कम कर रही है। तो इसी तरह से अर्थव्यवस्था को ये कंट्रोल में रखती है, ये भी एक उपकरण का काम करता है। फिर आता है बैंक दर, बैंक रेट। और पहले जो ये बैंक रेट है ये लंबी अवधि के ऋण के लिए बैंक इसका यूज़ करते थे, लेकिन अब ये बैंक रेट का यूज़ कम हो गया क्योंकि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट आ गया है। और इसकी जो ज़रूरत पड़ती थी लंबी अवधि के ऋण के लिए पड़ती थी, RBI से ये ऋण लेते थे बैंक, और अब इसकी उपयोगिता कम हो गई है। वर्तमान में जिसका रेट है 4.25% है, रेट याद रखिएगा बस इसका। आगे चलेंगे, रेपो रेट क्या होता है? तो वह ब्याज दर जिस पर बैंक RBI से कम अवधि का ऋण लेती है। यहाँ पे अवधि पे ध्यान रखिएगा, कम अवधि का ऋण की बात हो रही है। कम अवधि का ऋण ले रहा है कौन? बैंक RBI से, तो वो हो गया रेपो रेट। इस समय रेपो रेट कितना है? 4%। जैसे जैसे ये जो रेट है वो बढ़ेगा, तो मतलब पैसा कम हो रहा है मार्केट में, जो बैंक है वो दूसरों को भी कम पैसा देंगे। तो इस तरह से इसके बढ़ने से मुद्रा का फ्लो, तरलता जो है वो कम हो जाती है। तरलता कम होगी तो लोगों के पास पैसा कम होगा तो महंगाई कम होगी, कंट्रोल होगी। फिर आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? वह दर जिस पर RBI बैंकों से कम अवधि का ऋण लेती है। अगर RBI पैसा ले रही है बैंकों से तो जिस रेट पे लेगी उसे RRR कहेंगे, मतलब रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। और ये वर्तमान में 3.35% है। पहले ये था एक कॉन्सेप्ट कि इनमें दोनों में जो अंतर है वो 0.25 का होना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा कुछ निश्चित नहीं है, कितना भी अंतर हो सकता है। तो अभी जो रेपो रेट है वो है 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35%। आगे चलेंगे, सीमांत स्थायी सुविधा या फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एक चीज़ और याद रखिएगा, UPPCS की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके जान सकते हैं। 50 क्वेश्चन का 10 टेस्ट हो चुका है और हर संडे UPPCS का टेस्ट होगा 12 जून तक। और जितने भी PDF हैं वो सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। जितने भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं या फिर ये सभी चीज़ें सभी वहाँ पे मिल जाएंगी। मार्जिनल MSF क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। MSF वह दर है जिस पर बैंक RBI से 24 घंटे का ऋण ले सकता है। 24 घंटे का अगर बैंक को ऋण लेना होगा तो किस रेट पर लेगा? MSF के रेट पर। इसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा? तो प्रतिभूति या फिर जो बॉन्ड या बिल होता है उसको गिरवी रखना पड़ेगा। MSF दर पे अगर 24 घंटे के लिए ऋण लेना है तो प्रतिभूति को गिरवी रखना पड़ेगा। और MSF रेट अभी फिलहाल कितनी है? 4.25%। 4.25% बैंक रेट भी है और MSF रेट भी 4.25 है। तो ये तो हो गए इतने सारे उपकरण जो 7 नंबर तक थे, ये आपको ऐसे याद रखने हैं। अब आते हैं गुणात्मक पे। गुणात्मक क्या होता है? तो अगर मात्रात्मक वाला फेल हो जाए, मान लीजिए कि जो CRR है वो बढ़ा लेकिन जो बैंक हैं पालन नहीं कर रहे हैं, बैंक जो है उतना जो हिस्सा है अपना 4% हिस्सा अपना RBI के पास नहीं दे रहे हैं, तो बैंक जो है वो कड़ाई से नैतिकता का उनको उपदेश दे सकते हैं बैंकों को कि आपका जो CRR रेट इसीलिए बढ़ाया जाता है कि मार्केट से पैसा कम हुआ, पैसा फॉलो करिए, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है बैंकों पे। तो ये सभी चीज़ें किस पे आएगी? गुणात्मक वाले पे।
तो इसी में पारंपरिक वाले में 2 होता है, एक मात्रात्मक, दूसरा गुणात्मक। गुणात्मक में नैतिक मूल्य की बात की जाती है। आगे बात करेंगे जो गैर पारंपरिक नॉन ट्रेडिशनल वाले हैं, इसमें क्या चीज़ें आती हैं। तो हेलीकॉप्टर हूवर या हेलीकॉप्टर ड्रॉप आपने नाम सुना होगा। तो हेलीकॉप्टर ड्रॉप वो होता है कि जहाँ पे ये सभी चीज़ें फेल हो जाएं, आपकी जो अर्थव्यवस्था है सही से काम नहीं कर रही, मार्केट में पैसा बहुत कम है, तो आरबीआई जो है वो खुद से पैसे छाप के उसको कंट्रोल में करती है। तो इसे कहते हैं हेलीकॉप्टर ड्रॉप। ये किस में आएगा, नॉन ट्रेडिशनल में। और एक होता है हेलीकॉप्टर हूवर, जिसमें ये होता है कि अगर मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, काला धन बहुत ज़्यादा हो गया है, वो बैंकों के पास नहीं है फिलहाल, जो काला धन है वो लोगों के पास इकट्ठा हो गया है ज़्यादा। जैसे 2000 के नोट बहुत ज़्यादा जो नोट बंद हो गए थे 1000 और 500 के, वो भी हेलीकॉप्टर हूवर की तरह ही एक तरह से देखा जा सकता है, जिसमें बैंकों से कुछ मनी को, मतलब बैंकों के पास वो मनी नहीं है, लोगों के पास काले धन के रूप में है, और उसे एकदम से बाहर कर दिया गया, तो उसे कहेंगे हेलीकॉप्टर हूवर। और एक चीज़ और होती है इसी में, जिसमें जो CRR रेट या फिर जो रिवर्स रेपो रेट, इनको सबको CRR SLR को एकदम निगेटिव में कर दिया जाए, तो ये भी किस में आएगा, नॉन ट्रेडिशनल में। नॉन ट्रेडिशनल में तो ये 3 चीज़ें, हेलीकॉप्टर हूवर, हेलीकॉप्टर ड्रॉप, या फिर जो ये CRR SLR का रेट है निगेटिव कर दिया जाए, जिससे मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसे कहेंगे नॉन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ग्रेट टाइम क्लासेस।